की है, हमारी है, जिसमें बाबा कहते हैं कि एटलीस्ट ऐसी सहकारिता के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। दैट इज होल हार्टेड एक्सेप्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव इन लोकल पीपल, दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एंड देन मॉरलिस्ट एट की पोजीशन, एटलीस्ट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड देन स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम सब जानते हैं। बट आज की जो दशा और दुर्दशा कहेंगे, उसमें ये सब चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं लिटरली, बट इट इज नॉट सो इजी टू इम्प्लीमेंट दैट। क्योंकि जो लोग परोक्ष रूप से शासन करना चाहते हैं, आज हम सब देख रहे हैं, शासन करने वालों को खरीद लेते हैं, वो डायरेक्ट शासन नहीं करते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ कैपिटलिस्ट। इसका परिणाम यह होता है कि शासक वर्ग तथा कथित नेतागण उनका गुलाम हो जाते हैं और उन्हीं का हित साधते हैं। ये हम लोग देखें, ऑल पॉलिसीज मेक्स अकॉर्डिंग टू देम। जिनके धन से उन्होंने चुनाव जीता है, उनका मनोरंजन नहीं करेंगे और क्या कर सकते हैं? ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो लोक दिखावे के लिए वे शोषण के, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शोषण के विरुद्ध भाषणबाजी तो कर लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर भीतर ही भीतर उन्हीं का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को बाबा कहते हैं वोकल रिवोल्यूशनरीज। आपने सुना होगा, है ना, मुंह से शोषण के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन भीतर ही भीतर शोषकों के मिले रहना। और यही इस वाक बोलते हैं ना कि वोकल रिवोल्यूशनरीज का यही लक्षण है, और यही आज चल रहा है। अलग अलग नैरेटिव्स निकाल करके लोगों को भरमाना। उनको देखिए, दे आर द टिपिकल पॉलिटिशियंस। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स। आप थोड़ा भी कॉमन सेंस जरूर आप भी लगाते होंगे, समझते होंगे इस बात को कि their target is certainly nothing else except the next election. Nothing else. So that we need to understand. Otherwise, आज हम लोग देख रहे हैं कि आप आज लोग इतना तो समझ ही रहे हैं, आप लोग भी, सरकार और तमाम अर्थशास्त्री आज जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोथ रेट की बात करते हैं, डंका पीटते हैं इसका, ये सब विकास, उद्योग, व्यापार में लगे लोगों के लिए। बट ये बेसिकली उन लोगों के लिए देयर आर वेरी फ्यू इन परसेंटेज। और हम आज कंसर्न हैं कि जो देश की मैक्सिमम आबादी है, जो हमारे कृषि पर आधारित है, जैसे दादा ने भी बोला, लोकेश दादा ने भी शुरू में बोला, लगभग 70 से 80% लोगों का इन आंकड़ों से कोई नाता नहीं है जीडीपी से। पहली बात कि जीडीपी पे हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जीडीपी ऐसी चीज है, एक 6 फीट का आदमी है और एक 3 फीट का आदमी है, एवरेज मान लीजिए कि कुछ बीच में आया और सब पार कर सकते हैं। आप हिसाब किताब लगा के बोल दिए और पार करिएगा तो जो 4 फीट से नीचे वो सब डूब के मर जाएंगे। तो यही दशा है जीडीपी की। तो ऐसे लोगों के लिए देश बोल के लोगों को ठगा जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। तो 80% जो देशवासी के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। और ये सच है कि इसके लिए कोऑपरेटिव ही एक सोल्यूशन है। कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है नहीं जो विशेष रूप से लोगों को उनके जरूरी चीजों और सेवाओं को खरीदने को सुधारे या बढ़ाए। आज देश का एक बड़ा भूभाग, जैसा आपने बोला, जरूरत के सामान सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया जाता है, जिससे उस जगह में आर्थिक क्रिया 9 के बराबर होने से रोजगार की कमी रहती है। लोग के पास खेती, पशुपालन, छोटा व्यवहार के अलावा और कोई ज्यादा कमाने का जरिया नहीं है। विशेष करके हम पूर्वांचल देश के काफी हिस्सों में ऐसा है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो इन लोक अर्थनीति का एक अच्छा बात यह है कि चूंकि ये उत्पादन उन्हीं वस्तुओं का करेगा, ये हम लोग, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ द व्हाट यू कॉल पीपल्स इकोनॉमी बाबा, एंड इसमें हम लोग बेसिक नीड्स की बात करें सबसे पहले। और आपने वही प्रश्न है आपका कि क्या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी, बेसिक नीड्स के लिए भी इतने कंपटीशन की जरूरत है? तो ये जो पीपल्स इकोनॉमी है वो जो है बिल्कुल बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे काम करती है, लग्जरी आइटम पे काम नहीं करती है। जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, बेसिक तो सभी जानते हैं कि खाने की बात होनी चाहिए, कपड़े की बात होनी चाहिए। तो ये जो चीजों का जो छोटे छोटे कारखाने जो समाज, इनके सोल्यूशन यही हैं। और देखिए, मैं इसलिए बोला मैं भूमिका बांधा गवर्नमेंट का, कि जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा इट विल बी नॉट इजी। तो जब तक एक लीडर की आंतरिकता, मन के अंदर की बात, मुंह से बोलने वाली बात नहीं हो, मैंने एक्सप्लेन किया,
यदि वो चाह देगा कि हमारे हर गांव के लोग जो हैं स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव बनाए जाए, जहां हर लोगों को बेसिक मिनिमम रिक्वायर, देखिए जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो बाहर जाएं, कोई बात नहीं, बट शुरू के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन लोकल लोगों को हम ऐसा क्या करें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स, यानी वहां जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट वहीं पर मिले। और ये बहुत आसान काम है, यदि गवर्नमेंट सपोर्ट करता है तो। आपको छोटे छोटे, जैसे दादा ने बताया, ब्लॉक लेवल प्लानिंग के अनुसार वहां पर खेती को साइंटिफिक करा दे, लोगों को हम इतना कन्विंस कर दें कि लोग जो छोटे छोटे किसान हैं ग्रुप में खेती करें, गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे, जैसे प्रचार करती है उज्ज्वला योजना और ये योजना, उसी तरह से इन बातों का प्रचार करे समाज में, जो कि जहन में घुसने वाली बातें हैं, लोगों को समझ में आएंगी। एंड उनके सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग का जो भार है वो शुरू में गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं इवन एग्रीकल्चर में घुस के आ गए हैं रिलायंस एंड ऑल दैट, आई मीन, एंड देयर इज नोबडी टू चेक देम। तो हम ये पॉलिसी की बात इसलिए कर रहे थे, गवर्नमेंट से यदि आपके प्रो पॉलिसी नहीं बनाती है, आपको सपोर्ट नहीं करती है, और वो केवल जीडीपी जो कि कुछ परसेंट लोगों का ही मेजर हिस्सा है उसमें नाचते रहते हैं लोग, और सारा इन्वेस्टमेंट आप देखिएगा बजट तो उसी तरफ जाता है, न कि आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, आप पूरा उठा के देख सकते हैं आपका बजट, ये दोनों चीजें, और मेडिकल फैसिलिटीज मैंने बोला, और कृषि उत्पादन में कितना खर्चा हो रहा है या उसको मॉडर्नाइजेशन में कितना खर्चा हो रहा है, ध्यान ही नहीं है। मेरा मतलब प्रायोरिटी ही अलग है। तो जब तक ये चीजें गवर्नमेंट नहीं लेती है, तब तक हमारे पास एक रास्ता बचता है जो मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि जब बाबा बोलते हैं कि कोऑपरेटिव के लिए होल हार्टेड एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा लोगों के बीच में। ये कैसे होगा? जब हम ये जो बेसिक बातें जब लोग आपस में बोलते हैं ना, जो अभी हमने बात किया कि इनडायरेक्टली आई टोल्ड दैट एग्रीकल्चर को जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इंडस्ट्री का दर्जा मतलब कुछ भी नहीं होता है, यही होता है कि वहां जो भी हमारा रॉ मटेरियल बनता है उसका फाइनल प्रोडक्ट वही बनेगा और तभी वो मार्केट में जाएगा, कच्चा माल मार्केट में नहीं जाएगा। एंड उसका दाम का जो हम निर्धारण करेंगे वो बिल्कुल उसी बेसिस पे करेंगे जैसे कि इंडस्ट्री के लोग अपने सामान का मूल्य का निर्धारण करते हैं। यानी ऐसा हो जाने से हाहाकार मच जाएगा। वो लोग जानबूझ करके एक तबके को ऐसे दबा के रखा है, कृषि तबके को, जो कि एक बहुत ही अमानवीय चीज है। और इसकी दुर्दशा पे मैं नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हैं कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान की क्या दुर्दशा है। और यदि नट सेल में बोला जाए तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सामान का दाम तय करते हैं, यदि वो दाम तय करने लगे तो हमारे समय से गेहूं और चावल जो 22 और 40 रुपए न होकर करके 2000 और 4000 रुपए होगा। सो हमें नहीं कहते, बट द पॉइंट इज, क्योंकि उनके हाथ में और कुछ भी नहीं कृषि करने के अलावा, जो वो खाद डालते हैं, जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो सब कैपिटलिस्ट के हाथ में है। उनके हाथ में खेती करने के अलावा कुछ भी नहीं, इवन बीज भी उनके हाथ में नहीं रह गया है। सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो आप बोल रहे थे कंपटीशन, तो कंपटीशन तो तब तक रहेगा ही जब तक, और कंपटीशन कोई बुरी चीज नहीं है। हम लोगों ने सुना है ना, लोग बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू नो, ये बहुत लोग आज समाज में बोलते हैं कि आज उसी का वर्चस्व है, जैसे डार्विन प्रिंसिपल को लोग बोलते हैं डार्विनिज्म आ गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये हंगामा इसलिए है कि मानव का जो मन है ना, उस तरह से हमारी सोच नहीं रह गई है। I will try to give you a quotation and I will try to explain in Hindi. The Baba has written in English. Yes, human beings should be goaded by human feelings. अभी दादा ने बोला human sentiment. जब तक ये चीजें नहीं रहेंगे ना, human ideas, no doubt it is good if human feelings serves as a moral check in this competition of survival. But it is not the last word. Human feelings cannot check the internal fighting, the type of, that is the fighting only, you know, because there is a two position and there are lakhs of people who are trying to grab that position. And for this purpose, we should have a twofold approach. बाबा बोल रहे हैं, मैं solution की बात कर रहा हूं अब.
for the purpose of training this turbulent mind कि क्या करें, what is to be done. One is to get proper education, and this proper education start from childhood. That survival of the fetus is not the slogan of human being, it's a slogan of animals. ये जो स्टडी डार्विन ने किया है वो एनिमल्स पे किया है. दिस इज एनिमल इंस्टिंक्ट. ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज सर्वाइव एंड लेट अदर आल्सो सर्वाइव. और ये जो है बचपन से पढ़ाना पड़ेगा कि दुनिया की जो भौतिक चीजें हैं वो सीमित हैं, और आप भी जानते हैं कि देयर इज इनफ फॉर द नीड बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीड. सो हमको केवल बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कम से कम गारंटी की व्यवस्था करनी चाहिए. बियॉन्ड दैट इवन इफ देयर इज अ कंपटीशन. सो फर्स्ट हम जानते हैं कि मनुष्य का जो सर्वाइवल है 3 बातों पर आधारित है. पहला है, हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अस्ति भाति और आनंदम. तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो मेंटल एक्सपेंशन कहाँ की बात हो गई. कहते हैं ना भूखे भजन न होई गोपाला. तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैज टू बी गारंटीड, and that kind of education, that kind of moral education has to be from the childhood, and one is to be imported with a proper education, not general education. Remember, there is a difference between, today we are all taking a general education. There need to be a proper education. In the gospel of, in the idea of new humanism, आज की जो नव मानवतावादी जो विचारधारा है, इस पे आधारित जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, एंड दिस विल हेल्प ह्यूमन बीइंग इन ट्रेनिंग द माइंड. यही हमारे मन, देखो जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक हम समाज को बदल नहीं सकते. एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुड गो ऑन फॉर प्रॉपर साइकिक रीमोल्डिंग. मानसिक स्ट्रक्चर को रीमोल्ड करने के लिए आपको आध्यात्म का सहारा, जो साइंटिफिक आध्यात्म का सहारा है, वो भी बचपन से सिखाना पड़ेगा. And this what is required the most. There is no alternative. We are talking is not going to serve the purpose. And the second purpose solution is we have to, हमारा जो प्लानिंग है, जैसे दादा ने बताया, हम सभी मोस्टली जानते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम. हमको जाके गांव में पब्लिक को इस बात के लिए कन्विंस करना है और उनको ले करके हमको गवर्नमेंट से डिमांड करना है कि भाई हमारे जहाँ जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रॉपर विकसित करने के लिए तो तुम सहायता दो ही. हमारे यहाँ जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट हमारे ही बनाने के लिए तुम कारखाने बनाओ, जहां मेरे बच्चे बाल बच्चे उसमें जुड़ेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और हमारा पैसा ही हमारे ही समाज में जब रोल होगा तो हमारी तरक्की होगी, हमारी समृद्धि बढ़ेगी. एंड गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट. इफ मॉब कम्स, देखिए इसके आगे सब झुक जाते हैं बिकॉज सबको वोट चाहिए. चले एक पॉलिटिशियन भी लीडर तो नहीं है लेकिन उसको भी वोट का डर है. यदि हम ये मोटिवेशन समाज में डाल सकते हैं कि ऐसे करना होगा, अदरवाइज बोलो कि तुम नहीं कर सकते हो तो हम करेंगे. जैसे आपने कुछ कोऑपरेटिव्स का मूवमेंट लेके चला है, हम करेंगे बट हमको सपोर्ट दो, हम करके दिखाएंगे. यदि ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? You have to give the pressure to the government, and these are the solutions, but it is not the easy solution in spite of lot of golden philosophy we have. In fact, we are sitting on the golden mines, मैं हमेशा बोलता हूँ, of Prout, where the future of entire world exists. But for that, first of all, we have to raise the movement, not vocal movement. We have to go with the practical ideas. So thank you very much. I think I have talked a lot. Dhanyawad, Lokesh ji and Dada. Welcome. Lokesh ji. हाँ दादाजी, राजेंद्र दादा ने बहुत अच्छा हमको गाइड किया और जो इस टॉपिक का मर्म था वो दादा ने एकदम बताया है. हमारे बीच में मंत्र चैतन्यानंद दादा हैं और दादा से अनुरोध करता हूँ मैं कि दादाजी कुछ 2 शब्द इसमें बोलें. और वरिष्ठ दादा हैं तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो हमें कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा. दादाजी.
मंत्र चैतन्य दादा की आवाज सुन पा रहे हैं? शायद दादा अभी आवाज नहीं सुन पा रहे। तो जैसे ही दादाजी आप अब जब भी आपके पास सुविधा हो तो आप माइक अनम्यूट करके जरूर हमें गाइड कीजिए। अभी हमारे बीच में गीता दीदी हैं, तो गीता दीदी से मैं अनुरोध करता हूँ थोड़ा सा मार्गदर्शन करें दीदी, और उसके बाद में निशिकांत दादा और पूनम दीदी से भी आशा है कि वो भी कुछ न कुछ हमें मार्गदर्शन करेंगे। गीता दीदी नमस्कार। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो राजेंद्र दादा ने काफी कुछ कवर किया है इस टॉपिक को और बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है। और मैं थोड़ा लेट से भी जुड़ी थी, लेकिन मुझे अभी बहुत आइडिया तो नहीं है कि आज के टॉपिक का प्रिपेयर भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। बाबा ने जो 4 तरह की इकोनॉमी बताई है, पीपल्स इकोनॉमी एंड कमर्शियल वाली, और एक मानस भी होती है। दादा प्रियदर्शनन दादा, इसका करेक्ट वर्ड बताएंगे जरा? मानस इकोनॉमी को साइकिक इकोनॉमी कहते हैं, साइको इकोनॉमी। हाँ हाँ, साइको इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये जो इकोनॉमी आजकल चल रही है बहुत ही ज्यादा, और इसके अंदर एक जबरदस्ती की डिमांड क्रिएट करते हैं कंज्यूमर से, और उनको लुभावने एडवर्टाइजमेंट उनसे चीजें खरीदवाई जा रही हैं, और जो कि उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजों में और कंपटीशन उसके अंदर भी बहुत डाला जा रहा है, और उन चीजों से लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा, वो उनकी बेसिक नीड नहीं है, और उनको इससे कोई किसी को भी भला नहीं हो रहा, उल्टा उनका मतलब नुकसान ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में आती हैं वो बहुत ही ज्यादा इस तरह का रोल प्ले करती हैं। जैसे ऑनलाइन गेम्स की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, उसके अंदर पैसा बनाओ, मतलब वो पहले जमाने में जुआ खेलने को बुरा माना जाता था और आज भी बुरा माना जाता है। तो लेकिन उसके अंदर एक गेम के जरिए बड़े बड़े स्टार उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि आप ये खेलो, पैसा बनाओ, पैसा कमाओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप आज की यूथ को कहाँ डाल रहे हो? और फोन के अंदर खेलते जाओ। मतलब उनको तो आप उनकी मतलब मानसिक रूप से आप उनको किस तरह का कर रहे हो? और बच्चे, और वो गेम जो है, छोटे बच्चे भी, कई बारी 15 साल के बच्चे, 16 साल के, 20 साल के, उनमें इन्वॉल्व हैं। मैंने इतना स्कोर बना लिया मैंने, और कई बारी पैसे वैसे का भी इसमें होता है। तो ये चीजें बहुत ही आजकल जो इस जो इफेक्ट डाल रही है लोगों के ऊपर, और जबरदस्ती उनसे करवाना। एक कंज्यूमर को नहीं पता चल रहा कि उसको वो करवाया जा रहा है। ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बैठे होते हैं, और ये सब पूरा रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज मार्केट में लेके आए कि हमारे पास पैसा आए। उनको कोई मतलब नहीं किसी का ब्रेन वॉश करें, ब्रेन वॉश लाएं, कोई मतलब नहीं इससे किसका हेल्थ खराब हो रहा है, बच्चों की ग्रोथ रुक रही है, उनका प्रोग्रेस रुक रही है। तो ये एक ट्रेंड आजकल जो चला है, मेरे को इस बात पर कुछ कहना था। एक क्रेडिट कार्ड, लोन लेना, पैसा बाजार.com, ये सब क्या है? ये सब आपको नहीं जरूरत है, फिर भी आपको फोन आएंगे। आपको जब अभाव की जैसे इकोनॉमी बनाना चाहते हैं ये लोग, जो जैसा कि विदेशों में चलता आ रहा है। बस अभाव बनाए रखो ताकि लोग अपने आप को सोचने का उनको समय ही ना हो कि वो हु एम आई, ना वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड हूँ, और ना वो किसी और प्रोग्रेसिव काम में, किसी अच्छे कामों में अपना ध्यान लगा पाए। तो इन सबका भी सोसाइटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और ये एक रॉन्ग ट्रेंड है, और इसको भी रोकने के लिए प्राउड के अंदर विधान है बहुत अच्छे अच्छे। तो प्राउड
सिस्टम तो अपने आप में है ही एक बहुत रामबाण है। तो बस अभी तो फिलहाल मुझे जो समझ में आया यही मैं कहना चाह रही थी। बहुत समय से इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर इकोनॉमी पे बात करने का मन था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, बहुत धन्यवाद दीदी। आपने बहुत ही मेन पॉइंट जो हैं, उनमें से एक पॉइंट पे डिस्कस किया और ये दिमाग में रहता है हमारे, लेकिन कई बार हम उस पे कर नहीं पाते। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने सामने रखा। किस प्रकार से ये साइको इकोनॉमी को लेकर कैपिटलिस्ट हमें कंट्रोल करते हैं। तो यही एक बेस है जिसके आधार पे वो समाज को कंट्रोल में करते हैं। तो आगे हमारे बीच में और भी पार्टिसिपेंट हैं, जैसे दादाजी हैं, मंचेतन दादा, अगर वो पूनम सुन दीदी पा है, रहे हैं तो। एडवोकेट पूनम दीदी, उनको भी बुला लीजिए। पूनम दीदी। नमस्कार, प्रीतोषानंद दादा को हाँ, विशेष नमस्ते रूप से नमस्कार। बाकी सभी दादा दीदी लोगों को भी मेरा नमस्कार है। नमस्कार। इतने दादा लोगों के बोलने के बाद कुछ विशेष तो बचा नहीं है, सभी यहाँ प्राउत के जानकार हैं। लेकिन बस मैं इतना कहूंगी कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में कहा गया कि ये बार बार फेल की। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जब हम करेंगे तो ये कैसे हमारी सक्सेसफुल होगी। अगर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हम कर रहे हैं किसी विशेष ब्लॉक के लिए और प्लान बनाने वाले बैठे होंगे विदेशों में या एसी कमरे में, तो क्या वो हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। वहाँ सबसे पहले हमारा जो समाज सिस्टम है, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस पे हमें फोकस करना होगा और वो एक रीजन ऐसा उस दूसरे रीजन से उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि वो अब सुपरसीड नहीं करे किसी को, और हर लोकल यूनिट्स के पास, जिसके पास जो साधन है उसके अनुसार उनकी प्लानिंग बने, तब जाकर के हमारी जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगी। और नहीं तो ये सब प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। इसके मेन 3 कारण भी बताए गए हैं, जैसे जियो सेंटिमेंट और द सेंटिमेंटल प्रेफरेंस ऑफ द प्लानर्स फॉर सर्टेन लोकेशंस, लैक ऑफ डिटेल नॉलेज अबाउट द लोकल कंडीशन, लैक ऑफ एंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन द प्लानिंग प्रोसेस। मैंने शॉर्ट में आपको पहले ही बताया है कि लोकल लोगों को प्लानिंग में शामिल करना होगा, लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के हमारी लोकल प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी। फिर हमारी बेनिफिट्स क्या हैं तो लोकल ये ब्लॉक लेवल प्लानिंग्स की, तो बहुत दादा दीदी लोग बताए हैं और मैं उसको फिर रिपीट करूं तो थोड़ा आपका समय जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो मैं फिर से एक बार आपको ध्यान में लाना चाहूंगी। इट इज स्मॉल इनफ फॉर प्लानर टू अंडरस्टैंड ऑल मेजर एंड माइनर प्रॉब्लम्स ऑफ द एरिया। अगर आप बेनिफिट की बात करें ब्लॉक लेवल प्लानिंग की, तो ये चूंकि छोटे स्तर पर है तो वहां पे सभी चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है, छोटी समस्याएं और बड़ी समस्याएं। लोकल लीडरशिप इज इनकरेज टू टैकल द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफाइड प्रायोरिटीज, और वहां पे हमारा लोकल लीडरशिप जो होगा वो वहां की प्रॉब्लम्स को आसानी से आइडेंटिफाई करेगा और उसको प्रायोरिटी के आधार पर उस पर काम कर पाएगा। द प्लानिंग विल बी मोर प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, इफेक्टिव एंड गिव क्विक पॉजिटिव रिजल्ट्स। यह है कि हमारे बहुत लंबा चैनल नहीं होगा कि हम आज एक एप्लीकेशन लिख करके देंगे, वो 1 महीने के बाद उसका रिप्लाई आएगा। यहाँ क्विक एक्शन भी हो पाएगा और वो वास्तविक होगा, प्रैक्टिकल होगा। दूसरा है लोकल कल्चरल बॉडीज कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन मोबिलाइजिंग ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद है द एम्प्लॉयमेंट, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम विल बी इजिली सॉल्व। अगर हम लोग ये ब्लॉक लेवल की प्लानिंग करते हैं, छोटे लेवल की प्लानिंग करते हैं, तो हमारे जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई है, या जो युवा बाहर नहीं जाना चाहते हैं वो बाहर जाने को मजबूर नहीं होंगे, उन्हें वहीं रोजगार मिल जाएगा। द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द विलेज पीपल विल बी इनहांस्ड। हमारे लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाएगी, और क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो उनकी सारी समस्याओं का वहां समाधान हो जाएगा। फिर हमें जीडीपी की वो बिना मतलब के कैलकुलेशन पे बहुत चिंता विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रॉस्पेरिटी जब हम गांव तक पहुंचा पाएंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। ए बेस फॉर ए बैलेंस्ड इकोनॉमी विल बी एस्टैब्लिश्ड ओनली when the block level planning is established. And the main theory is, the sole theory is that the PROUD should be established, and we all know what PROUD is, and those who don't know, please read or go through classes via brabhaya.com and take classes from dadas and didis, and we should take oath that we will work on it. Thank you so much everyone.
थैंक यू सो मच दादा। जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ में जुड़ी हैं और आप गर्ल्स इंटेलेक्चुअल ग्रुप, तो आप हमारे साथ में आई हैं, आपने हमें गाइड किया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा आपने टॉपिक को कवर किया, तो धन्यवाद। आगे में हमारे बीच में और भी हैं। निशिकांत दादा, आप कुछ कहना चाहते हैं? तबस्सुम दीदी भी हमारे बीच में जुड़ी हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं दीदी, तो अपना माइक बताइए। जी नमस्ते। पहले तो सबको मेरा नमस्ते। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ इसमें, भारती जी ने जोड़ा है मुझे, तो मैं अभी सबका सुन रही थी जो आप लोग कह रहे थे, और अलग अलग लोगों की अलग अलग जो चीजें रखी गई, और सब बहुत सटीक था जो भी लोग अपना अपना राय रख रहे थे। तो फिलहाल तो अभी मुझे चीजें बहुत सारी है, लेकिन शायद अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको अभी आप लोग के सामने कैसे रखूं। जो आपने सब्जेक्ट आज का लिया है कि लाइवलीहुड के लिए कंपटीशन जरूरी है कि नहीं, तो अगर उसमें सिर्फ अगर मुझे जवाब देना, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कंपटीशन की जरूरत है, क्योंकि हर लोग की जरूरत अलग होती है, हर लोग का क्वालिटी अलग होता है। अगर सब अपने अपने हिसाब से अपनी उस क्वालिटी को निखारेंगे और अपना लाइवलीहुड अर्न करना चाहेंगे, तो वो कर सकते हैं, बट उनके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। जो मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस से जो मैं देखती हूँ, जो मैंने क्योंकि मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, रूरल एरियाज पे काम करती हूँ, तो मैंने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ से चाहते क्या, उनका विजन क्लियर होना चाहिए, तो उनको किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कर सकते हैं। बाकी अभी बस मैं यही कहूंगी कि आज मैं पहली बार आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं ज्यादा सुनना पसंद करूंगी, आज मैं बोलना नहीं चाहूंगी। जी तो तबस्सुम दीदी, सबसे आप पहले तो इस किस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? इस व्हाट्सएप ग्रुप में नमस्कार मतलब दादा। दादा मैंने उनको जोड़ा है तबस्सुम जी को। अच्छा। वो काफी अच्छा वक्ता है और वो काफी सोशल वर्क भी करती है। और आज चूंकि वो फर्स्ट टाइम जुड़ी है, इसलिए उनका कहना है कि वो आज ज्यादा सुनना पसंद करेंगी बोलना। और काफी अच्छा उन्होंने कहा है कि कंपटीशन आएगा ही नहीं अगर हम अपने इंटरेस्ट के काम में करेंगे, और सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और हम इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं कि हम लोग अगर शुरुआत देखें तो एजुकेशन सिस्टम से शुरू होता है हमारा लाइफ, और हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी प्योरली बेस्ड है कॉम्पिटिटिव सिस्टम में। हम देख रहे हैं कि अगर नर्सरी में भी एडमिशन लेना होता है, स्पेशली दिल्ली का एग्जांपल जो काफी लाइमलाइट में था, कि दिल्ली ही नहीं इवन पटना में भी एक बच्चे को नर्सरी क्लास में भी एडमिशन कराना है, उसके लिए कंपटीशन है। स्कूल्स में बच्चा भी पढ़ना सीखा भी नहीं है, उससे पहले उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो बहुत ही हास्यप्रद भी है ये, और बहुत ही दुखद भी है कि जहां आपको सिखलाना है वहां आप कंपटीशन करा रहे हैं लोग बच्चों से। बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स का भी कंपटीशन आप करवा रहे हैं। तो ये एक और दादा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट इज फॉर एनिमल्स नॉट फॉर ह्यूमंस। ह्यूमन कोऑपरेशन होना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम, वन फैमिली कंसेप्ट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए, उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया में एक आनंद मार्ग स्कूल है, वहाँ मैंने उसका वीडियो देखा था, बहुत अच्छा। सब बच्चे को इक्वली स्पेस दिया गया है, हर बच्चे न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन पे पढ़ रहे हैं, प्लांट्स एनिमल सबके साथ मिलजुल के पढ़ रहे हैं। तो इससे भावना आता है कॉपरेशन का। कुछ भी अगर असाइनमेंट मिल रहा है तो उसमें कॉपरेशन होता है कि बच्चों का ग्रुप्स बनाया जा रहा है, और टीम वर्क में मार्क्स मिलता है, रादर देन कि कौन पहले कर दिया या कौन कितना ज्यादा किया। इसका एक और एग्जाम्पल है जो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम में है, आईएम्स में देखा का है एक बेस्ट एग्जाम्पल, कि वहां पे अगर एक बच्चा अगर क्लास में फेल होता है तो पूरा क्लास फेल होता है। तो
तो इस तरह के हम लोग आइडियाज, इस तरह के रूल्स हम लोग डाल सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें कॉपरेशन की भावना आए rather than कंपटीशन, और कंसिस्टेंसी को देखा जाए। अब डेली कुछ कुछ असाइनमेंट डेली बेसिस पे मार्क्स हो, rather than 3 घंटा बैठाया और उसमें जो जितना वॉमिट आउट कर दिया, मगअप कर लिया, लिख दिया उसमें, और उसके बेसिस से मार्क्स मिले। तो ये इससे क्या होता है, हम देख भी रहे हैं, अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, कोटा का एग्जांपल लिया जाए, इतना ज्यादा कंपटीशन का जो पराकाष्ठा है, कट थ्रोट कंपटीशन जो है, इसका बेस्ट एग्जांपल वहां देखा जाता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इतना स्ट्रेस से गुजरते हैं। मैं खुद भी वहां रही हूँ, वाकई बहुत स्ट्रेस होता है। पेरेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर अलग होता है कि आपको अच्छा करना है, निकालना है, 1% सिलेक्शन चांस है और 99 फेल हो जाने हैं, तो बहुत तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी गुजरते हैं बच्चे। तो क्यों नहीं हम अगर शिक्षा व्यवस्था को ही चेंज करें, वहीं से भावना आएगी कॉपरेशन का। और एक और जो दादा दिए थे आंसर कि क्यों नहीं गवर्नमेंट में ऐसा रूल्स हो, सपोर्ट सिस्टम हो कि ऑटोमेटिकली लोग कॉपरेशन पे आने लग जाएं। क्यों नहीं कोऑपरेटिव पे फंडिंग हो कि 10 किसान जब आएंगे तो ही फंड मिलेगा, ऑटोमेटिकली कॉपरेशन करने के लिए बाध्य होंगे, ऑटोमेटिकली कोऑपरेटिव सिस्टम का जो होगा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होने लग जाएगा। कुछ तो स्वतः आते हैं, कुछ इस तरह से रूल्स बनता है जिससे कि लोग मोल्ड होने लग जाते हैं। तो दोनों हैंड इन हैंड काम करना होगा, एक प्यार से, और एक इस तरह से रूल बनाया जाए कि ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें मोल्ड होते चले जाए। और ज्यादा से ज्यादा डे टू डे लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए। आजकल मैक्सिमम चीजें वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है, हर चीज वर्चुअल वर्ल्ड में। दीदी भी एग्जांपल दे रही थी, ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है, सब कुछ, वहां पे भी कंपटीशन है। एक तरफ देखिए साइकोलॉजी इच्छा है कि कोऑपरेट करें, मतलब मिलजुल के खेले, इसीलिए लोग अकेले बैठ के नहीं खेल रहे। बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें आपको अकेले बैठ के खेलना होता है और अपने लेवल अप करना है, लेकिन उसमें मजा नहीं आ रहा। मजा किस में आ रहा है, जिसमें एक टीम बनता है और वहां जाकर के वो कुछ फाइट कर रहे हैं। पबजी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि वहां फाइट कर रहे हैं और फिर एक टीम जीत रहा है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं भावना है कॉपरेशन की कि टीम मेकिंग करें, लेकिन दूसरी तरफ वही निगेटिविटी आ जाता है कि कम्पीट करेंगे, हम उसको मार गिराएंगे और हम जीत जाएंगे। क्या हम इसी चीज को एक बेनेवोलेंट तरीके से कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा गेम बनाएं जहां टीम वर्क भी हो जाए, वॉयलेंस भी ना रहे, मिलजुल के कुछ ऐसे टास्क उस गेम्स में रहे जिसमें कि हम कुछ मतलब कॉपरेशन टाइप से कुछ गेम हो कि हम एक किला बना रहे हैं, इस तरह के भी गेम्स होते हैं। तो वो से कॉपरेशन का भावना लाया जा सकता है। अगेन ऑनलाइन नहीं हो करके ऑफलाइन हो, कुछ ऐसा हो जिसमें हम लोग लोकल लेवल पे ही, जैसे हम 4 मिल गए, चलो मिलजुल के ना क्लीनिंग एक्टिविटी करा लिए, चलो मिलजुल के कुछ हम कुकिंग एक्टिविटी करा लिए, व्यंजन मेला कर लिए, कुछ इस तरह एक्टिविटीज करना हो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे के सोशल लाइफ में, जिससे कि कोऑपरेशन भावना ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर आना होगा। और बच्चों के बीच में शुरुआत चूंकि एजुकेशन सिस्टम से होता है, तो सबसे पहले घर से शुरुआत करना होगा। घर में बच्चे को compete नहीं करके कोऑपरेट करने की भावना सिखाना चाहिए। और जो एक्टिविटीज कराया जाए, बच्चे भी जब शाम में खेलते हैं तो उसमें कंपटीशन वाला गेम ना करके कोऑपरेशन वाला गेम हो, टीम मेकिंग हो। तो इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर हम लाइफ में अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन वाला भावना आएगा। इससे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, हैप्पीनेस बढ़ाना है, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। और धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी जाएगा कि हमारे यहाँ जो डीसी का कल्चर है, हर संडे कलेक्टिवली हम लोग बैठ रहे हैं, वो भी एक कोऑपरेशन है, सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज होता है वो कहीं ना कोऑपरेशन का भावना हमारे अंदर लाता है। और वही चीज फिर हम धीरे धीरे बैठ के, जैसे मान लीजिए 4 भाई मिले और 4 लोग मिले, दादा दीदी, और चारों लोग जो हैं अभी अनएम्प्लॉयड हैं, तो मिलजुल के चलिए हम लोग कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ अपना जीविकोपार्जन करते हैं। किन्हीं के पास लैंड हो सकता है, किन्हीं के पास लेबर हो सकता है, किन्हीं के पास एंटरप्रेन्योर्स हो सकता है, किन्हीं के पास कैपिटल पैसा हो सकता है। फिर 4 मिल करके कुछ सेटअप कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब हम आप एक साथ कलेक्टिवली कहीं बैठेंगे, कहीं कुछ कलेक्टिवली सोशल एक्टिविटीज करेंगे।
तो इस तरह से छोटे छोटे चीजों से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इमीडिएट सोल्यूशन ला सकते हैं। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स प्लान्स लाने होंगे जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो हो कॉपरेशन सिस्टम हो जाए, एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम हो जाए, और सिमिलरली जो बिजनेस है या लोन दे दिया जाता है उसमें इस तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किया जाए कि लोग जब भी आए तो ग्रुप में आए। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू दीदी, वंडरफुल। आई एम राजेंद्र। आपने बहुत सही कहा, राइट फ्रॉम द फॉर्मेटिव एज, बाबा भी कहते हैं राइट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, unless we inculcate this personality in growing age, it is very difficult. And I want to appreciate तबस्सुम दीदी that आजीविका के बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी नहीं है, क्योंकि आजीविका कमाने को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के कई तरीके हैं, और ये इंडिविजुअल जो है अपनी क्वालिटी को यदि निखारे तो बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। सो बट यस, बेसिक नीड्स के लिए यदि जो दूसरा तरीका है जो उस समय मैं बोल रहा था, समाज मूवमेंट के थ्रू हमको आना पड़ेगा पॉपुलर मूवमेंट को लेकर के, क्योंकि बेसिक नीड्स के लिए कभी किसी को ऐसी परेशानी हो कि वो खाने बिना मर रहा हो, इस स्थिति को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एंड हियर कम्स द मूवमेंट, एंड आई थिंक सच मूवमेंट एंटायर सोसाइटी विल बी विद अस। सो एक होता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़े अच्छा काम करने के लिए। सो बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ पॉजिटिविटी, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ नेगेटिविटी, वी आर क्रिएटिंग अ सर्कमस्टेंसेस सो दैट गवर्नमेंट शुड थिंक इन राइट डायरेक्शन। दैट इज द पर्पस। पर्पस इज नॉट कि किसी का बाएं थे गवर्नमेंट का। सो एंड आई एम वेरी श्योर कि इतना तो सेंसिटिविटी जब हो ही जाती है, जब मास मूवमेंट होता है तो सबको समझ में आ जाता है, एंड विच इज लैकिंग टुडे। अब लैकिंग टुडे में मेरे मन में एक बात आ रही है, यदि परमिशन है तो मैं बोल देता हूँ। एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि स्टालिन जो था ना, वो एक मुर्गा पाला था मीटिंग में लेकर के, और मीटिंग हो रहा था, धीरे धीरे मुर्गे का एक एक पंख निकाल दिया, और जब इतना सेंसिटिव पॉइंट है, और जब उसको दो दो दाना डाल रहा था फिर भी मुर्गा उसके पीछे पीछे घूम रहा था। And that is the situation literally created to the poverty of India. ये जो अनाज दे करके मनुष्य को ये बताना कि मतलब मेरे बिना तुम्हारा सर्वाइवल नहीं है, and not working for their self development or self sustainable approach, it's a crime, I'm telling you. This is emergency, I agree. To start with, we have to feed the poor. But at the same time, we have to a policy, we have to an action plan, how to make them independent for basic minimum requirements. And there is no other go but to go through cooperative. That is what I wanted to say. Thank you. जी दादाजी जी, मेन बात जो इस टॉपिक का कंसेप्ट था वो अभी निकल के आ चुका है कि किस प्रकार से हमें, दादा ने कहा, भारती जी ने कहा, प्रियतोषन दादा ने, सभी ने कहा कि हमें समाज मूवमेंट और एक व्यवहारिक जगत में जाकर लोगों के साथ में बैठकर, लोगों के साथ में तालमेल बिठाकर सहकारिता को स्थापित करना होगा, प्रेम मोहब्बत को स्थापित करना होगा। वो एक भावना पैदा करनी होगी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर ही सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए सबने अलग-अलग तरीके बताए, अलग-अलग पॉइंट से बताए, तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। और टाइम शॉर्ट है, तो अब जो भी पार्टिसिपेंट बचे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि बहुत शॉर्ट में अपना पॉइंट रखेंगे, बाद में फिर दादा कंक्लूड करेंगे। तो मैं नाम लेता जाता हूँ, और या जो हैंड रेज़ करना चाहे हैंड रेज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में अपना पॉइंट रखना है बहुत। मुझे कुछ यहाँ मीटिंग में मैं हूँ, मैं प्रियतोषन बोल रहा हूँ, तो बोलना चाह रहे होंगे तो उन लोगों से पॉइंट ले लीजिएगा। तो 2-3 चीजें मैं इंस्ट्रक्शन के रूप में दे रहा हूँ। जो नया लोग हैं उन लोगों को भी नंबर जो है उन लोगों के शेयर कर लेना, उन लोगों को रिक्वेस्ट करके नंबर ले लीजिए। दूसरी चीज, मैंने रिक्वेस्ट किया था मीटिंग के बिगिनिंग में ही कि अभी हमारे 2 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ जमालपुर में बैठे हैं, तो जमालपुर में
25 तारीख को यूथ और स्टूडेंट लोगों का 3 बजे शाम को मीटिंग होने वाला है और उसमें आप सब लोगों से आग्रह है कि एक दूसरों को थोड़ा कन्वे करेंगे और ये जो मीटिंग है पीपी दादा इसको एड्रेस करने वाले हैं, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित रहेंगे, यूथ एंड स्टूडेंट्स स्पेशली ऑन 25 मार्च 3 o'clock। और उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम भी हमने अनाउंस किया कि वैसे मैक्सिमम लोगों को जानकारी मिल चुकी है कि यूटीसी पटना में हो रहा है 13 मई से 17 मई तक, तो इसकी जानकारी भी एक दूसरे को देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट के रूप में इनवाइटेड है। और मैं इसी 2 शब्दों के साथ में और आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए, विशेष रूप से हमारे जो प्राउटिस्ट लोग हैं इन लोगों ने बड़ा अच्छा अपना अनुभव शेयर किया है, आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए मैं आप लोगों से थोड़ा मीटिंग में जाना चाह रहा हूं, तो धन्यवाद और आप मीटिंग को कंक्लूड कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अरुण दादा और मीतू दीदी भी हमारे बीच में जुड़ी हैं, तो मीतू दीदी आप कुछ पॉइंट रखना चाहेंगे शॉर्ट में? नमस्कार दादा, सॉरी नमस्कार। मैं काफी टाइम तक बीच में से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जी। मैंने कुछ सुना नहीं है, तो मेरे को एक ही पॉइंट 2 पॉइंट रखने हैं। पहला तो ये कि आपकी ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ट्यूसडे की स्पेशली, आप प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग शेयर किया कीजिए ताकि जो लोग उस दिन की मीटिंग मिस कर देते हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें और उनको भी जी उस जी चीज का लाभ पहुंचे। एंड जी सेकेंड थिंग, जहाँ तक इसकी बात है कि जो प्रतिस्पर्धा हो रही है स्पेशली जॉब में या बिजनेस में, तो मैंने एक चीज जो नोटिस की है वो मैं जरूर सामने लाना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा भी एक बहुत लंबा टाइम बीता है जॉब में, कि मैंने ये महसूस किया कि जॉब में या उसमें जब कोई बहुत लोएस्ट लेवल पर है, जैसे अगर उसकी बेसिक नेसेसिटी भी नहीं पूरी हो रही है या उसकी जॉब खतरे में आ गई है या उसने टारगेट नहीं अचीव किया, लकीली सब लोग उसकी मदद करते हैं। प्रतिस्पर्धा आती है जब आप होड़ में निकल रहे हो और जब लोग आगे नहीं निकलना चाहते। लोएस्ट लेवल पे मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की इतनी अच्छी माइंडसेट क्यों होती है। अगर कोई मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में इनकम नहीं हो रही है, तो लोग उसको हेल्प करेंगे, कम से कम वो उसको सरवाइव कर सके। लेकिन अगर किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो वही लोग दुश्मन बन जाते हैं कि उसका बिजनेस ना चल पाए। तो दिस इज, मैं जैसे समाज मूवमेंट की बात है, वहाँ इन सब चीजों की बहुत बहुत अधिक जरूरत है। धन्यवाद दादा। जी दीदी जी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा दीदी आपने। अरुण दादा। अरुण दादा आप कुछ क्या आपने पॉइंट रखना है? दादा नमस्कार। नमस्कार दादा दादा ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था उन्होंने कि जो कोऑपरेटिव वे में जो उन्होंने बताया है कि जो लोगों के साथ मिलके मतलब जो भी जो भी लोकल नेता हैं या फिर जो अपने पंचायत में हैं उन पे थोड़ा सा मतलब काम को लेकर के दबाव होना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा काम आसान होगा। क्योंकि जब साथ में आके उसको थोड़ा सा प्रेशर बनाया तो कोऑपरेटिव सिस्टम में आया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा है कि सहमति थोड़ा सा अगर लोगों में बन जाता है तो ये चीजें आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को सामने आना होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि लोग एक साथ में नहीं आ पा रहे। एक साथ में आने में काम जो है आसानी से हो सकता है। तो ये थोड़ा सा सुझाव उनका अच्छा लगा और होना भी चाहिए ऐसे ही। और थोड़ा सा एक चीज और बोल रहे दादा कि एक दीदी ने बोले कि जो रिकॉर्डिंग का है, आज तो बहुत ही अच्छा मतलब कि क्लास चला, तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि कोई कोई काम में कहीं व्यस्त हो जाते हैं तो नहीं पता चलता है, तो नेक्स्ट टाइम पे उसको सुना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। सो होना इसका चाहिए था। रिकॉर्डिंग है दादा। हाँ दादा। जी जी इसका रिकॉर्डिंग है, शेयर कर देंगे दादा। हाँ दादा, तो कुछ लोग हैं अभी जो साथ में नहीं सुन पा रहे हैं ना, आपके कुछ काम की वजह से
शायद वो मैसेज नहीं देख पाया हूँ। तो क्या है कि नेक्स्ट टाइम पे उनको बताया जा सकता है कि चाचा देखो बहुत अच्छा चीज़ चला है, समझा जा सकता है यहाँ से, तो फ़ायदा होगा लोगों को। और मैं विशेष तो अभी कुछ ज़्यादा बोल क्योंकि लेट में जुड़ा थोड़ा-सा, तो चीज़ें पूरा ठीक है मैं सुन नहीं पाया। ठीक है ठीक है। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। तो मुझे लगता है सभी लोगों ने अपना पॉइंट रख दिया है। वेद प्रकाश जी और राकेश मीना जी हमारे बीच में जुड़े हैं। वेद प्रकाश जी आज जुड़े हैं और तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कुछ वो पॉइंट रखें। और हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार दादाजी, सभी को नमस्कार। धन्यवाद। तो विषय आप लोग का हम लोग का है कि कैसे क्या अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा आवश्यक है जीविकोपार्जन के लिए। तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो प्रौत है वो मेरिटोक्रेसी पे बेस्ड है। मतलब जिसके पास योग्यता होगी उसको योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। और दूसरा है कि वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो राजनीति है और जो अर्थव्यवस्था है वो दोनों अलग अलग है। तो राजनीति वाले लोग अर्थव्यवस्था के बारे में मतलब वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जैसे प्रभुत्व व्यवस्था में है कि लोगों को अपने एरिया दे दिया जाता है कि आप अपना प्राकृतिक संसाधन आपको इतना है, आप अपना प्लानिंग कर लीजिए। तो वहाँ पे किसी के साथ शोषण होने का चांस कम होता है। कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये सेवा दे सकते हैं, तो वो करने के लिए उसको रोक नहीं होगा। और दूसरा है कि ये सब के बावजूद भी अगर शोषण हो रहा है तो जो न्याय व्यवस्था होगा वो सुनिश्चित करेगा कि मतलब किसी को लगता है कि उसको शोषण हो रहा है तो वो न्याय व्यवस्था को के पास जा करके और कह सकता है कि हमारा शोषण हो रहा है। वो शोषण तभी होगा जब राजनीति अर्थव्यवस्था को मतलब इन्फ्लुएंस करे, तभी होगा। नहीं तो इस तरह से मतलब जब सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है तो हर एक आदमी उसमें अपना इम्पोर्टेंस, अपना जो उसका रोल है वो समझेगा और उस हिसाब से काम करेगा। और किसी में योग्यता उसके काम से कुछ और करने की योग्यता है तो उसके लिए उस पर रोक नहीं होगी। जी तो दादा जी। यही है, कोई एक काम कर रहा है, मान लीजिए प्रौत अर्थव्यवस्था में कोई एक काम कर रहा है बहुत समय से, तो हो सकता है उसको अपना काम बदलना पड़े। तो उसके लिए भी और ट्रेनिंग लेना चाहे तो ट्रेनिंग वगैरह भी फ्री रहेगा। तो आदमी अपना इस तरह से आगे बढ़ सकता है। लेकिन कंपटीशन जो भी है वो आर्थिक क्षेत्र में मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर किसी का जो आर्थिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो। और नहीं होगा तो न्याय व्यवस्था उस तरह का रहेगा कि किसी का शोषण ना हो। बस जी इतना ही दादा बोला जी था। जी दादा धन्यवाद। राजेश जी आप कुछ पॉइंट रखेंगे? कोई और पार्टिसिपेंट कोई पॉइंट रखना चाहता है लास्ट में तो रख दीजिए, या कंक्लूड करते हैं फिर हम इसको। ठीक है धन्यवाद। तो आज का जो हमने एक सारांश समझ लिया कि हमें अपने स्तर पर प्रयास करना है। तो आज का ये जो हमने एक मीटिंग अटेंड किया ना, हमने सबने अपना अपना पॉइंट रखा। तो इसका मर्म यही है कि हमें अपने अपने स्तर पे समाज में अपने लोगों के साथ में जो हमारे पास रह रहे हैं, जो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको जागरूक करना है कि मिलजुल के किस प्रकार हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार समाज में सारी व्यवस्था मिलजुल के कर सकते हैं और एक दूसरे के आदान प्रदान से कर सकते हैं। तो इसके लिए प्राउत के सिस्टम को अच्छे से समझने की जरूरत होगी, क्योंकि जब पृथक प्राउत के सिस्टम को नहीं समझेंगे, जो डिस्कशन हुआ अभी कि किस प्रकार से हमें चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे हमें कुछ चीजों के पास में रहना है। तो जैसे राजेंद्र दादा ने सब कुछ क्लियर किया, मैं दोहराऊंगा नहीं उसको। तो वो सब चीज़ों को हमें समझना है कि प्राउत के कंसेप्ट को क्लियरली समझना है, तभी हम एक तालमेल बना पाएँगे, सहकारिता कर पाएँगे। वरना हम प्राउत की अच्छे से स्टडी किए बिना हम सहकारिता भी नहीं कर सकते।
तो यदि हम कैडर्स के रूप में सहकारिता करना चाहते हैं, समाज में अपने स्तर पे, अपने एरिया में लोगों के साथ तालमेल बनाना चाहते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं, तो प्राउड की बहुत अच्छी स्टडी हमें करनी होगी और बार-बार करनी होगी। यही एक वो है, मुझे लगता है। इसके साथ मैं सबको नमन करता हूँ और सब हमारे इसमें आए और सबका बहुत-बहुत स्वागत है और आगे भी जुड़ते रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि। Thank you, Lokesh da. Thank you. नमस्कार।